NCERT सॉल्यूशन चल रहा था। इसमें अगला क्वेश्चन है, वो कहते हैं चित्र में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पृथक चिन्ह दर्शाए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। इनमें से कण किस कण का द्रव्यमान आवेश अनुपात यानी E/m अधिकतम है। तो एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र है, इसमें 2 प्लेटें उन्होंने प्रयोग की हैं। तो पहली प्लेट कहीं यह हो सकती है और दूसरी प्लेट कहीं ये हो सकती है। ऊपर वाली प्लेट को इन्होंने प्लस का चार्ज दे रखा है, तो प्लस का जो चार्ज है इसके ऊपरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा और नीचे वाली प्लेट को इन्होंने माइनस का चार्ज दिया है। ठीक इसी प्रकार से यह चार्ज भी इस पूरी प्लेट पर बराबर बराबर फैल जाएगा। अब इन्होंने 3 कर दिए हैं। पृथ्वी तल के बिल्कुल समांतर रेखा खींच लीजिए। तो ये रेखा कुछ इस तरह से खींचेगी, आगे तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष भी इन्होंने लिए हैं। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है विस्थापन ज्ञात करने के लिए। आगे इन्होंने 2 कण लिए हैं, कण नंबर 1 और कण नंबर 2 ऊपर की तरफ विस्थापित करे हुए दिखाए हैं, अर्थात कुछ इस तरह से। दूसरा कण कहीं यहाँ लिया है इन्होंने और ये भी ऊपर की ओर विस्थापित है। कण नंबर 1 और कण नंबर 2 ऊपर वाला है कण नंबर 1, नीचे वाला है कण नंबर 2। तो उसका पथ इस तरह से उन्होंने दर्शाया है चित्र में। और जो तीसरा कण लिया है उन्होंने वो नीचे की तरफ विस्थापित करता हुआ दर्शाया है कुछ इस तरह से। कण नंबर 3 बस चित्र में कुछ और नहीं दे रखा है, यही चीज हमको दी है इन्होंने। वो इसमें पूछते हैं कि तीनों कणों का पृथक चिन्ह दर्शाए हैं, तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। अब तीनों आवेशों के चिन्ह हम लिखेंगे, तीनों कणों के चिन्ह हमको बता रहे हैं कि इन पर कौन कौन सा आवेश है। जरा ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया था लेसन शुरू करते समय कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, ऋण और धन। ऋण और धन जो आवेशों का युग्म होता है वो विजातीय आवेश होते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और जहां पर सजातीय आवेश होते हैं, जैसे प्लस और प्लस का युग्म हो गया, माइनस और माइनस का युग्म हो गया, तो ऐसे आवेश सजातीय आवेश कहलाते हैं और ये आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब आप चित्र में देखिए, चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा प्लस वाली जो प्लेट है, प्लस वाली जो प्लेट है इस पर 2 प्रकार के कण, कण नंबर 1 और कण नंबर 2 आकर्षित होते हुए विस्थापित हो रहे हैं, आकर्षित होते हुए विस्थापित हो रहे हैं, अर्थात ये प्लस वाली प्लेट की तरफ चल रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि इन पर ऋण आवेश है, ऋण आवेश है, क्योंकि ये प्लस वाली प्लेट की तरफ झुक रहे हैं। तो लिख सकते हैं चूकी का चिन्ह लगाकर, कण नंबर 1 व 2, कण नंबर 1 व 2 प्लस वाली प्लेट अर्थात धन आवेशित प्लेट की ओर आकर्षित
होते हुए आकर्षित होते हुए विस्थापित हो रहे हैं। विस्थापित हो रहे हैं। इसीलिए इन दोनों कणों पर कौन सा आवेश है? ऋण आवेश है। इन कणों पर ऋण आवेश है। अब नेक्स्ट में वो तीसरा कण उन्होंने दर्शाया है। तो तीसरा कण माइनस वाली प्लेट की तरफ आकर्षित होता हुआ विस्थापित हो रहा है। वहीं दूसरी ओर कण नंबर 3 ऋण आवेशित प्लेट की ओर ऋण आवेशित प्लेट की ओर आकर्षित होते हुए विस्थापित हो रहा है। अतः कण 3 पर धन आवेश है। अतः यह कण धन आवेशित है। धन आवेशित है। इतना आंसर हमारे पास में आ चुका है। तीनों आवेशों के चिन्ह हमने लिख दिए हैं और कारण सहित लिखे हैं। तो ध्यान देंगे, आप जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो कारण सहित आप लिखेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। कण 1 व 2 धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होते हुए विस्थापित हो रहे हैं। इन कणों पर ऋण आवेश है। ओके, कण नंबर 3 आप चित्र में देख लीजिए। वहीं दूसरी ओर कण नंबर 3 ऋण आवेशित प्लेट की ओर आकर्षित होते हुए विस्थापित हो रहा है। अतः यह कण धन आवेशित है। तो इसमें कारण भी आपने लिखा है कि हमने कण नंबर 3 को धन आवेशित क्यों बताया, क्योंकि यह ऋण आवेशित प्लेट की ओर आकर्षित होते हुए विस्थापित हो रहा है। वहीं कण नंबर 1 व कण नंबर 2 धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होते हुए विस्थापित हो रहे हैं। अतः इन कणों पर ऋण आवेश है, क्योंकि विजातीय युग्म यहाँ पर बनेंगे। प्लस वाला जो आवेश है ऊपर वाली प्लेट पर पूरा वितरित हो जाएगा एक समान रूप से। इस पर 2 प्रकार के कण आकर्षित होते हुए निकल जाएंगे, अर्थात विस्थापित हो जाएंगे। तो ये क्या बन रहे हैं? विजातीय युग्म बन रहे हैं। विजातीय आवेश बन रहे हैं और विजातीय आवेशों में सदैव आकर्षण बल लगता है। कौन सा? आकर्षण। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन में वो कहते हैं इनमें से किस कण का आवेश द्रव्यमान अनुपात अधिकतम है।
अब आवेश द्रव्यमान अनुपात ज्ञात करने के लिए और किसका अधिकतम है ये बताने के लिए हमारे पास में अधिकतम विस्थापन किसका है ये पता होना चाहिए। अधिकतम विस्थापन, तो कण नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे, चित्र में भी ऐसा ही है जो बुक में दे रखा है। कण नंबर 3 अधिक विस्थापित हो रहा है कण 1 व कण 2 की अपेक्षा। ध्यान देंगे, कण नंबर 3 अधिकतम विस्थापित हो रहा है कण 1 व कण 2 की अपेक्षा। इसलिए इस कण का अर्थात कण नंबर 3 का E/m वैल्यू सबसे अधिक होगी। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब सभी कणों के लिए आप मान सकते हैं, माना ये तीनों कण एक समान वैद्युत क्षेत्र E में चल रहे हैं। इन पर आवेश स्मॉल e तथा इन कणों का द्रव्यमान स्मॉल m है। इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है। आवेश E तथा द्रव्यमान m है, तब एक समान वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल क्या हो जाएगा? वैद्युत बल F इक्वल टू होता है QE। F इक्वल टू होता है QE, क्योंकि हमने आवेश क्या माना है तीनों कणों का, E माना है, द्रव्यमान क्या माना है, M माना है, और इसका वैद्युत क्षेत्र इस वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत है, और ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो इसको E हमने माना है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? QE। तो E के स्थान पर स्मॉल e इंटू कैपिटल E के स्थान पर कैपिटल E। कुछ इस तरह से ये सूत्र आपका हो जाएगा। F इक्वल टू QE के स्थान पर स्मॉल e इंटू कैपिटल E हो जाएगा। ये वैद्युत बल है। अब न्यूटन के नियम के अनुसार, क्योंकि इनका द्रव्यमान आपने m माना है, तो हो जाएगा F डैश इक्वल टू ma। F डैश इक्वल टू ma न्यूटन के नियमानुसार। अब क्या करेंगे संतुलन के लिए? संतुलन के लिए क्या होना चाहिए? दोनों ही बल बिल्कुल बराबर होने चाहिए। दोनों बल बराबर होने चाहिए, और जब ये दोनों बल बराबर हो जाएंगे तभी ये विस्थापित होगा, अर्थात गति करेंगे तीनों कण। और इसमें से कोई भी एक बल अधिक और कोई भी एक बल कम होगा तो ये आगे गति नहीं कर सकते। तो F इक्वल टू क्या होगा जी? F डैश। अब हम F की वैल्यू रखेंगे स्मॉल e इंटू कैपिटल E इक्वल टू F डैश की वैल्यू है ma। F डैश की वैल्यू ma, यहाँ से हम E की वैल्यू निकालेंगे तो A इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन m। ये आ गई हमारे पास स्मॉल a की वैल्यू, अर्थात कणों का त्वरण हमने ज्ञात कर लिया। कणों का त्वरण हमने ज्ञात कर लिया। अब गति का तीसरा समीकरण यहाँ पर प्रयोग करेंगे। मानकर चलिए वैद्युत क्षेत्र में y विस्थापित होते हैं, तीनों कण वैद्युत क्षेत्र में y विस्थापित होते हैं। तब गति का जो तीसरा समीकरण होता है वो होता है h इक्वल टू ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर, 1/2 gt स्क्वायर। परंतु यहाँ पर गुरुत्व त्वरण में नहीं हो रहा है, केवल त्वरण का प्रयोग करेंगे। त्वरित गति यहाँ पर नहीं हो रही है, पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण यहाँ पर नगण्य माना है इन्होंने। स्मॉल u की कोई वैल्यू नहीं है, अर्थात इसके स्थान पर 0 का प्रयोग आप कर सकते हैं, और h के स्थान पर भी y का प्रयोग करेंगे, क्योंकि विस्थापन यहाँ पर y इन्होंने दर्शाया है। तो क्या होगा? y इक्वल टू इसके स्थान पर 0 रखेंगे, t का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा 1/2 at स्क्वायर, 1/2 at स्क्वायर। कुछ इस तरह से ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी। a की वैल्यू यहां से आप यहां रखो, a का मान रखने पर
मान रखोगे तो आपको प्राप्त होगा y इक्वल टू 1/2 और a की वैल्यू ये है स्मॉल ई कैपिटल E अपॉन m इंटू टी स्क्वायर। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। अब यहाँ पर हम केवल E अपॉन m की बात कर रहे हैं और विस्थापन के सापेक्ष इसका संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो बाकी वैल्यू क्या होंगी जी? कांस्टेंट हो जाएंगे। बाकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएंगे। आप इसको लिख सकते हैं इसलिए का चिन्ह लगाकर y प्रोपोर्शनल E अपॉन m, क्योंकि आवेश और द्रव्यमान का अनुपात इन्होंने पूछा था। इससे सिद्ध होता है कि जिस कण का विस्थापन अधिकतम होगा उसका E अपॉन m वैल्यू भी अर्थात आवेश द्रव्यमान अनुपात भी अधिकतम होगा। आप इसको उल्टा भी कह सकते हो, जिस कण का E अपॉन m वैल्यू अधिक होगा उसका विस्थापन भी उतना ही अधिक होगा। यही आपको सिद्ध करना था। दूसरा, तो कण नंबर 3 का जो विस्थापन है वो सबसे अधिक है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। किसकी तुलना में? कण 1 व कण 2 की तुलना में कण 3 ज्यादा विस्थापित हो रहा है। इसीलिए चुकी का चिन्ह लगाओ फिर एक बार। कण नंबर 3 कण 1 व 2 की अपेक्षा ज्यादा विस्थापित हो रहा है। इसीलिए कण 3 का E अपॉन m मान सबसे ज्यादा है। ये सॉल्यूशन आपका हो चुका है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर अपॉन जी MEMP विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है? एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं, तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप आपने ये समझा होगा अच्छे से। वीडियो को आगे पीछे करके भी देख सकते हो यदि समझ में नहीं आया है तो। NCERT सॉल्यूशन। दे रखा है जी के ई स्क्वायर अपॉन GMEMP कैपिटल GMEMP। ध्यान से देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि यह दो बलों का अनुपात है। दो बलों का
अनुपात है और इसमें दो कण प्रयोग किए हैं, E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन। क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर इन्होंने प्रयोग किए हैं, तो यह इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य कार्य करने वाले वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात है। इस राशि का कोई भी मात्रक और विमान नहीं हो सकती है क्योंकि ये दोनों ही बल हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे माना इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, माना इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन का द्रव्यमान क्रमशः me व mp है, me व mp है तथा यह एक दूसरे से वायु में स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित है। तब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से गुरुत्वाकर्षण नियम से, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है जी F इक्वल टू कैपिटल G me mp अपॉन r स्क्वायर। दो कणों के मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन पहला कण इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन यहाँ पर माना है, तो पहले कण के स्थान पर me और दूसरे कण के स्थान पर mp का प्रयोग आपको करना होगा और f के स्थान पर fg का प्रयोग आप कीजिए। तो कुछ इस तरह से ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा, अर्थात Fg इक्वल टू कैपिटल G me mp अपॉन r स्क्वायर। G क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक आप इसको कह सकते हो या गुरुत्वीय स्थिरांक भी आप इसको कह सकते हो। ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है जी, बिल्कुल नियत। इसको आप समीकरण नंबर 1 बना सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 आप इसको मान सकते हो। अब ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, इस फॉर्मूले का जो मात्रक है वो न्यूटन है और इस पूरे का जो विमा होती है वो mlt की पावर -2 होती है, mlt की पावर -2। अब इस समय इस पूरे की कैलकुलेशन आप करेंगे तो उसकी विमा mlt की पावर -2 होगी। क्यों? क्योंकि ये राशि f के बराबर है, यानी बल का मात्रक होता है न्यूटन और इसकी विमा होती है mlt की पावर -2 इस समय। अब हम क्या करेंगे, मानकर चलिए इलेक्ट्रॉन का आवेश E और प्रोटॉन का आवेश E, क्योंकि दोनों पर ही बिल्कुल बराबर आवेश होता है, तो दोनों का आवेश E हम मानेंगे। तब लिखेंगे कूलाम्ब के नियम से, कूलाम्ब के नियम से कूलाम्ब का नियम है जी F इक्वल टू, नियतांक प्रयोग करते हैं पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो इसके स्थान पर मैंने छोटा सा जो नियतांक है वो प्रयोग किया। F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, तो Q1 के स्थान पर भी E का प्रयोग किया और Q2 के स्थान पर भी E का प्रयोग किया, तो हो जाएगा E इंटू E स्क्वायर, सॉरी E इंटू E अपॉन R स्क्वायर। R क्या है? बीच की दूरी, दोनों कणों के बीच की दूरी, अर्थात इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी। तो ये है वैद्युत बल, इसको आप Fe से शो करो, या करके आप एक और नई लाइन लिख सकते हो, Fe इक्वल टू के और E का E से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, न्यूटन में, न्यूटन पूरा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को आप इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। किसी भी इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको प्राप्त होगा। मानकर चलिए इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करना है, इक्वेशन 2 को आप 1 से डिवाइड कर रहे हैं
तो आपको प्राप्त होगा, आगे देख लीजिए इसको, Fe अपॉन Fg हो जाएगा इस तरह से। आप बड़ी लाइन खींचिए, Fe की वैल्यू आपके पास है ke स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, पूरे के बटे ये वाली वैल्यू G MP अपॉन आर स्क्वायर, कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। और आगे आप कर लीजिए इसको, या करके आप लिखिए Fe अपॉन Fg इक्वल टू ke स्क्वायर अपॉन में G आर स्क्वायर, सॉरी, गुणा में ये वाले पद पलट जाएंगे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। यदि इनको गुणा में लेके जाते हैं तो कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी, आर स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, जी एम ई एम पी। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा तो जो बचा उसको लिखेंगे, जो बचा उसको लिखेंगे एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। अब यहाँ पर मात्रक भी देख लीजिए, ये दोनों ही बल हैं, ये दोनों ही बल है, अर्थात एफ ई जो यहाँ पर वैद्युत बल लग रहा है उसका मात्रक भी न्यूटन, और एफ जी लग रहा है उसका मात्रक भी न्यूटन। तो न्यूटन से न्यूटन क्या होगा जी, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका विमा क्या लिखेंगे, क्योंकि न्यूटन से न्यूटन तो पहले डिवाइड हो गया, तो विमा से विमा भी डिवाइड हो जाएगी, इसलिए मात्रकहीन और विमाहीन ये राशि है। कोई भी मात्रक इसका नहीं है और कोई भी विमा इसकी नहीं है इस समीकरण। अब भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यू होती हैं ये सारी वैल्यू हम रख देंगे, ये वैल्यू हम रखेंगे। तो k की वैल्यू है 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा e की वैल्यू है आपके पास 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर आप कर लीजिए, पूरे के बटे g का मान होता है जी 6.67 इंटू 10 की पावर -11, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू ME का 1.67 इंटू 10 की पावर -27, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 इंटू MP की वैल्यू है जी आपके पास 9.1 गुणा 10 की घात -31, 9.1 गुणा 10 की घात -31। ये वैल्यू आगे पीछे हो गई है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वास्तव में, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा में है, ये वैल्यू आगे रख लो या पीछे रख लो, बात तो एक ही है। आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको प्राप्त होगा, और ये कैलकुलेशन क्या है आपके लिए होमवर्क, आप इसको घर पे करके देखना अपने आप अलग लिख कर, तो प्राप्त होगा 2.3 गुणा 10 की घात 39, 2.3 गुणा 10 की घात 39। आप इसको यहाँ लिख लीजिए, मैं इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ। कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपको प्राप्त होगा Fe अपॉन Fg इक्वल टू 2.3 गुणा 10 की घात 39। ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच लगने वाले विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात 2.3 गुणा 10 की घात 39 होता है। ये क्वेश्चन आपको करने के लिए आ भी सकता है। हम क्या करेंगे, फिर से गुणा कर लीजिए या करके आप लिखिए
एफ ई इक्वल टू 2.3 गुणा 10⁻39 गुणा एफ जी, ये गुणा में चला जाएगा तो एफ जी कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ से बहुत सारी बातें सीखेंगे। ये संबंध क्या बता रहा है, अर्थात वैद्युत बल इतने प्रबल होते हैं, वैद्युत बल इतने प्रबल होते हैं कि ये दो कणों के बीच अर्थात इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का 2.3 गुणा 10⁻39 गुना होता है। इतने प्रबल होते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण बलों का 2.3 गुणा 10⁻39 गुना होते हैं। और दूसरा आप बता सकते हैं, यह अनुपात यह बताता है कि वैद्युत बल गुरुत्व बल की अपेक्षा बहुत अधिक प्रबल है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, कितना प्रबल है कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बलों का 2.3 गुणा 10⁻39 गुना होते हैं। इसको एक प्रैक्टिकल के द्वारा आप कर सकते हैं। जब आप सूखे बालों में कंघा रगड़ते हैं या प्लास्टिक का कोई भी टुकड़ा आप रगड़ते हैं, कंघा कंघी जो भी आप रगड़ते हैं, तो उसको यदि आप कागज के टुकड़ों के पास में लाते हैं तो कागज के टुकड़े कंघे पर चिपक जाते हैं, अर्थात उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि वैद्युत बल इतने प्रबल होते हैं, वैद्युत बल इतने प्रबल होते हैं कि वे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उठाने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि पृथ्वी क्या लगा रही है, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है प्रत्येक वस्तु पर। तो वैद्युत बल क्या कर रहे हैं जी, वैद्युत बल इतने प्रबल होते हैं कि वे अपनी क्षमता से छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उठाने की क्षमता रखते हैं। ये दो बलों का अनुपात है, इसलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा, कोई भी विमा नहीं होगी, अर्थात यह राशि विमाहीन है। आगे वो कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर एक डायग्राम दिया है उन्होंने, जो दे रखा है उसको शो कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं किसी निकाय में दो आवेश दे रखे हैं। पहला आवेश है QA बराबर 2.5 गुणा 10⁻⁻7 कूलम तथा QB बराबर -2.5 गुणा 10⁻⁻7 कूलम। क्रमशः दो बिंदुओं और उसके निर्देशांक दे रखे हैं उन्होंने 0 0 -15 सेंटीमीटर तथा B बराबर 0 0 + 15 सेंटीमीटर में अवस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देख लीजिए डायग्राम दे रखा है, उसको हम शो कर लेंगे। ये Y है और ये Z दे रखा है उन्होंने। नीचे वाले का नाम दे रखा है A, नीचे वाले का कोई नाम नहीं दे रखा है, इन्होंने केवल बिंदु बनाए हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर बिंदु 1 है और यहाँ पर दूसरा बिंदु है, इसको नाम दिया है इन्होंने A और इसका नाम दिया है इन्होंने B। इन दोनों के बीच की दूरी है वो 12 इन्होंने लिखी है, तो 12 आप लिख लीजिए। नाम दिया है जी 0 0 -15 सेंटीमीटर नीचे, 0 0 और -15
सेंटीमीटर नीचे और 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर ऊपर, क्योंकि ऊपर की जो दूरियां होती है वो धनात्मक और नीचे की जो दूरियां होती है वो ऋणात्मक लिखी जाती है। और कुछ इन्होंने नहीं दिया है। आवेश दिया है जी, बिंदु ए पर रखा आवेश है वो 2.5 गुणा 10 की घात -7 है क्यू ए। तो इसी बिंदु पर आप रखिए क्यू ए बराबर 2.5 गुणा 10 की घात -7 कूलम। और जो बिंदु बी है इस पर जो रखा आवेश है उन्होंने इसकी वैल्यू दी है क्यू बी बराबर दे रखा है उन्होंने -2.5 गुणा 10 की घात -7, माइनस के 2.5 गुणा 10 की घात -7 कूलम। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो परिभाषा होती है, वैद्युत द्विध्रुव की जो परिभाषा होती है उस परिभाषा के अनुसार वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, अर्थात उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है। तो चित्र में ध्यान से देखेंगे, पहला जो आवेश है Q है उसकी वैल्यू 2.5 गुणा 10 की घात -7, ये धन आवेश है, इसको प्लस का चिन्ह लगाकर आप शो कर सकते हो। और जो दूसरा आवेश है वो -2.5 गुणा 10 की घात -7 कूलम है, अर्थात यह एक वैद्युत द्विध्रुव बना रहा है जिसके बीच की दूरी 2L है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने पूछा है कुल आवेश निकाय का कुल आवेश, तो लिखेंगे निकाय का कुल आवेश। निकाय का कुल आवेश QA बराबर, ये पूरा निकाय ही तो बन रहा है, निकाय का कुल आवेश ज्ञात करने के लिए दोनों आवेशों को जोड़ देंगे, अर्थात हो जाएगा QA प्लस QB, QA प्लस QB। अब यहाँ पर देखिए जो वैल्यू है आपकी QA की वो प्लस में है, कोई बात नहीं, ऐसे लिखते हैं। QA की वैल्यू है 2.5 गुणा 10 की घात -7। अब प्लस यहाँ पर है, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। QB इसकी वैल्यू है -2.5 गुणा 10 की घात -7, और इस माइनस की गुणा इस प्लस से करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपकी हो जाएगी -2.5 गुणा 10 की घात -7, अर्थात 2.5 में से 2.5 गया तो कुछ नहीं बचा, 0। निकाय का कुल आवेश कितना होगा जी? 0, क्योंकि एक आवेश प्लस का है और दूसरा माइनस का, दोनों आवेश घट जाएंगे। ठीक है, जो वैल्यू दे रखी थी उसको लिखेंगे। QA बराबर दे रखा था प्लस का 2.5 गुणा 10 की घात -7 कूलम, और QB इसकी वैल्यू दे रखी थी इन्होंने -2.5 गुणा 10 की घात -7 कूलम। बीच की जो दूरी है वो 2L इन्होंने दे रखी है। अब देखिए डिस्टेंस प्लस की है, ऊपर प्लस की है, नीचे माइनस की है, तो अब यहाँ पर कुल दूरी हम दोनों के बीच में निकाल रहे हैं, अर्थात 2L की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो 15 + 15 हो जाएगा। यहाँ चिन्ह सहित आप नहीं दर्शाएंगे, केवल दोनों डिस्टेंस को आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15 + 15, कितना हो गया जी? 30 सेंटीमीटर। आप इसको मीटर में बनाएंगे तो हो जाएगा 12 बराबर 30 गुणा 10 की घात -2 मीटर। अब आगे पूछते हैं, ये निकाय का कुल आवेश बता दिया है, पूछते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या परिभाषा होती है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में प्रयोग किए गए किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका सूत्र होता है P इक्वल टू Q इंटू 2L। वैल्यू रखेंगे तो Q की वैल्यू कोई सा भी एक आवेश रख लीजिए, मानकर चलिए आपने QA की वैल्यू रखी है तो हो जाएगा 2.5, Q के स्थान पे QA करो, QA इंटू 2L, क्योंकि Q नहीं कर सकते हैं क्योंकि Q की वैल्यू आपने निकाय का कुल आवेश निकाला तो 0 आपको प्राप्त हुआ, और 0 की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, जो कि गलत है। आप QA रख लो या QB रख लो, कोई भी एक वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। तो माने हमने QA वैल्यू यहाँ पर रख ली है तो उसकी वैल्यू है 2.5 गुणा 10 की घात -7 कूलाम इंटू 2L की वैल्यू आपके पास है 30 गुणा 10 की घात -2, 30 गुणा 10 की घात -2। अब इस पॉइंट हटाओ तो ये 0 कट जाएगा, पॉइंट हटाओ तो 0 डायरेक्ट ही आप काट दो नीचे बढ़ाने से अच्छा। 25 बचा, अब यहाँ 3 बचा, 25 या 75 हो गया, 75 गुणा, अब 10 की घात माइनस की 7 ये है और 2 ये है, कितने हो गई? माइनस की हो गई 9 घातें, माइनस की 9 घातें। अब हम क्या करेंगे? दशमलव एक करके बाद लगा लेंगे, या करके आप लिख सकते हैं P बराबर 7.5 गुणा 10 की घात एक अब कम हो जाएगी, 10 की घात माइनस की 8 हो जाएंगी, 10 की घात माइनस की 8 हो जाएगी। इसका मात्रक आप लिखिए, मात्रक भी आप इससे निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। आवेश का मात्रक क्या होता है जी? कूलाम होता है। क्या? कूलाम। और दूरी का मात्रक होता है जी मीटर। दोनों गुणा में है तो आप इसको ऐसे ही लिख देंगे, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर, और यही वैल्यू आपको ज्ञात करनी थी। P इक्वल टू 7.5 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं 4 गुणा 10 की घात -9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिखेंगे। इनके अलावा यदि आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है इस लेसन से संबंधित तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट्स मुझ तक आ जाएगा और मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ पर दे सकता हूँ कोई भी क्वेश्चन। तो जो दे रखा है उसको लिखेंगे। यहाँ पर दे रखा है जी द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात P की वैल्यू दी है इन्होंने 4 गुणा 10 की घात -9। गुणा 10 की घात -9 कूलाम मीटर। कूलाम मीटर। आगे दिया है जी उन्होंने 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र अर्थात E बराबर 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। दिशा दी है थीटा बराबर 30 अंश। पूछते हैं हमसे द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, तो लिखेंगे थ्योरी में द्विध्रुव
पर कार्यरत बल आदमी। डैश लगाएंगे, उसको सूत्र होता है जी टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। इसका हम प्रयोग करेंगे तो वैल्यू रखेंगे, वैल्यू आपके पास है p की वैल्यू आपके पास है 4 गुणा 10 की घात -9 इनटू कैपिटल E की वैल्यू आपके पास है 5 गुणा 10 की घात 4 गुणा साइन थीटा। थीटा की वैल्यू आपके पास है 30 अंश, तो लिखेंगे साइन 30। 4 का 5 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 गुणा 20 गुणा, अब 10 की घात माइनस की 9 है, 10 की घात 4 है, माइनस की ज्यादा है तो माइनस की बचेंगी 5 गुणा साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1 ऊपर और 2 नीचे। कुछ इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब 2 से इसको डिवाइड कर दो तो 10 बार कटेगा, या करके आप लिखो टाउ बराबर 10 गुणा 10 की घात -5, 10 गुणा 10 की घात -5, या करके एक और चीज जोड़ दो इसमें, टाउ बराबर ये 0 भी आप हटाओ तो घात 1 कम हो जाएगी, अर्थात 1 गुणा 10 की घात -4 हो जाएगी। और इसका मात्रक होता है जी न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। एनसीईआरटी आपके सारे सॉल्यूशन हो चुके हैं। इसके अलावा आगे हम डिस्कस करेंगे जी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न, क्योंकि कुछ भी नहीं छोड़ना है। बोर्ड की आपकी परीक्षाएं हैं, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिले बोर्ड एग्जाम में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में